मेरी बीवी को मुझसे दूर रखने की सज़ा। यारम बलूच ने इसके पास पहुंचकर गुर्राते हुए एक ज़ोरदार पांच इसके जबड़े पे मारा। आतिश का चेहरा इस अचानक पड़ी उफ्ताद पे झुनझुना उठा। पल भर के लिए तो वो कुछ समझ नहीं सका, मगर जल्द ही हवासों में लौटकर माजरत ख्वाहाना अंदाज में बोला, सॉरी भाई, वो मैंने अपनी बहन से वादा किया था ना बताने का। वो जबड़े को अपनी उंगलियों से मसलते हुए बोला, 3 साल पहले बनी बहन का वादा निभाना याद रहा था? तेरा तड़पता हुआ भाई तेरे लिए कुछ नहीं? यारम बलूच को ताव चढ़ा, अब वो इसके हाथ से नहीं बच सकता था। इसने मुट्ठी जोर से भींची और अपना पूरा जोर लगाकर फिर से इसके नाक पर मुकादे मारा। आतिश बलूच जानता था वो अपने भाई का कसूरवार था, तभी मार खा रहा था ताकि इसका गुस्सा ठंडा हो जाए। जुबैदा और सिसी के साथ साथ चाहत भी होनक बनी फ़क़ निगाहों से यारम बलूच से इसको मार खाते हुए देख रही थीं, मगर आगे बढ़कर इसे कुछ कहने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। और ये मेरी बीवी को मुझसे इतने सालों छुपाकर रखने के लिए अभी वो हाथ नाक पर रख कर कराहा ही था कि पैट में पड़ने वाले मुक्के ने इसे मज़ीद किराने पर मजबूर कर दिया था। मुआफ़ी मांग तो रहा हूँ, वो मुस्कुराकर बोला, तो यारम बलूच के गुस्से का ग्राफ मज़ीद हाई हुआ। मार इस मैसने को मेरी तरफ से भी एक, अपनी माँ से भी छुपाया इसने। जर्श बलूच भी काटदार निगाहों से इसे देखते हुए बोले। अब के बार यारम बलूच का पंच आतिश बलूच ने अपनी कलाई पर रोका जो इसके पैड पर पड़ने वाला था, लेकिन अगले ही पल यारम बलूच ने इसकी गर्दन में हाथ डाल के इसे पुष्ट से अपने साथ लगाया। माँ। बराक जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, आतिश बलूच को मार पड़ते देखकर फौरन पर्दे की अवट से बाहर निकला और हाथ में मौजूद बाल उठाकर यारम बलूच को मारने का इशारा किया। इस नन्हे मियाँ के गुस्सीले तीवरों से साफ वाजे हो रहा था कि अगर यारम ने आतिश बलूच को अब मारा तो बराक इसे बाल मार देगा। वो यारम बलूच को गुस्से से देख रहा था और ये मेरी ही औलाद को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए। यारम बलूच ने आखिरी मुक्का इसकी पसलियों में दे मारा। आतिश दर्द से बलबलाते हुए इसकी गिरफ्त से आज़ाद हुआ और नीचे झुककर नन्हे बराक को अपनी गोद में लेकर चटाचट चूम डाला। कुर्बान जाए चाचू पलस मामो अपनी जान पे, क्या शानदार एंट्री मारी है मेरे शहजादे ने। आतिश बलूच ने हिंसते हुए सामने खड़े तलमलाते हुए यारम बलूच को देखा और अबरू उचकाकर शरारती अंदाज में आंख विंक करते हुए इसे चढ़ाया, इधर दे मेरा बेटा। यारम बलूच ने बराक को आतिश की गोद से लेकर अपने साथ लगाया। इसे सीने से लगाते ही यारम बलूच के जिस्म में तमानियत भरी लहर दौड़ गई, मगर बराक साहब ने यारम के सीने पे अपने नन्हे मने हाथों से मुक्के बरसाने शुरू कर दिए और रोने लगा, जिसका यारम बलूच जैसे मजबूत मर्द के जिस्म पे कोई ख़ास असर नहीं हुआ। बड़ा शौक़ है ना तुझे साला बनने का, तो बताओ साले साहिब, मेरा बेटा चुप कैसे करेगा? इसने तीखे चतूनों से घूरते हुए आतिश से पूछा। ये लें आपके लिटिल मास्टर की टीप रिकॉर्डर का स्टॉप बटन। आतिश बलूच ने अपनी पॉकेट में से डेयरी मिल्क निकालकर यारम बलूच की तरफ उछाली। वो हमा वक्त अपनी पॉकेट में इसके लिए रखता था, जिस इसे यारम बलूच ने महारत से खींच कर लिया और खोलकर बराक की तरफ बढ़ाई। ये लो मेरी जान। चॉकलेट देखकर बराक की आंखों में आंसुओं के साथ साथ अब चमक उभर आई। बराक का रोना पल भर में थम गया। वो रोना भूलकर चॉकलेट की तरफ मुतवज्जा हो गया। साले साहिब, जैसे आपने मेरी बीवी को मुझसे दूर रखा, अब मैं और मासा तेरी बीवी को भी अपने साथ ले जाएंगे, तो संभालता रहना यहाँ अकेले अपना बिजनेस। यारम बलूच ने इसे तपाने के लिए कहा। भाड़ में झोंक दूंगा ऐसा बिजनेस जो मुझे मेरी शहजादी से दूर करेगा, जहाँ मेरी मलकाहे दिल में भी इसके पीछे पीछे। वो यारम बलूच की बात पे जलने कढ़ने की बजाय हंसते हुए आसान सा हल पेश करके इसे लाजवाब कर गया। देख कैसे बीवियों के प्यारे हैं मेरे बेटे, फिर भी ज़रा सा भी ख्याल नहीं इनकी बीवियों का इनका। जर्श बलूच ने माथे पर बल डाले खफगी भरे अंदाज में कहा। चाहत इनके पास सर झुकाए खामोश खड़ी थी। ये ले मासा आपका पूता, जिसके लिए आप कब से तमना कर रही थीं। आपकी बहू इसे छुपाए बैठी थी। यारम ने बराक को जर्श बलूच की गोद में दिया। इस सुर्ख और सफ़ेद रंगत वाले नीली आँखों और सतवा नाक वाले प्यारे से बच्चे को जर्श बलूच ने जानिसार नज़रों से देखा। इनकी आंखें फरते मसरत से भीगने लगीं। उन्होंने डबडबाई हुई नज़रों से इसके फूले हुए गाल को छूकर जी भरकर देखा।
फिर इसकी पेशानी पे बिखरे स्याह बालों को पूरों से पीछे किए, इस पर मोहब्बत भरा बोसा दिया और अपने गले से लगाया। बराक बहुत खुश मिजाज बच्चा था, हर किसी से जल्द घुल मिल जाता था, इसलिए इसने जर्श बलूच को देखकर ज़्यादा हैरत का इजहार नहीं किया। लाएं, इसे मुझे भी दें। यारम इसे अपनी गोद में लेकर अभी सूफे पे बैठा ही था कि इसे कुछ गर्म गर्म और कुछ गीला सा महसूस हुआ। इसने तशवीश भरे अंदाज में नीचे देखा जहाँ इसके सारे कपड़े गैले हो चुके थे। हा हा हा, आतिश बलूच ने जानदार कहका लगाया, जबकि यारम बलूच तो अभी तक सकते की हालत में था। इसे उम्मीद नहीं थी कि कभी इस तरह का हादसा भी पेश आ सकता था। इसके साथ सूरी, वो मैंने आज बराक को डायपर नहीं लगाया, इसे ज़्यादा डायपर लगाने से रेशेस हो जाते हैं। चाहत ने नचला होंठ दांतों से चबाते हुए पशिमानी से कहा, बड़ा शौक था ना बाबा बनने का, अब पहली सीढ़ी पे चढ़ने से पहले ही फिसल गए तुम्हारे जीट सा। आतिश बलूच के पास ससी पहुंच चुकी थी और अपने दुपट्टे के पल्लू से इसका चेहरा साफ कर रही थी। वो इसका हाथ अपने हाथों में लिए इसे मज़ीद अपना चेहरा साफ करने से रोक गया। भाई, आप मेरे रूम से चेंज कर लें, आज बलूच ने यारम से कहा तो वो भी उठकर इसके बताए गए कमरे की तरफ देखने लगा। जाओ, खाने का इंतज़ाम करो या रुको, सुसी में भी तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ। नहीं दामाद सा, आप बैठें, मैं सुसी के साथ खाना बनाती हूँ। नहीं, आप थक गई होंगी, आप कुछ देर आराम कर लें दवाई लेकर। आतिश ने इन्हें शगुफ्तगी से कहा, क्योंकि वहाँ चाहत और जर्श बलूच थे। इनके साथ बैठना जुबीदा को ठीक नहीं लगा। इसके लिए इतना ही बहुत था कि जर्श बलूच ने इनकी बेटी को बहू का रतबा दिया था। अब इन ऐली नसब वालों के साथ बैठना जुबीदा को ठीक नहीं लगा। लाएं, इसे मुझे दें, मैं इसे कपड़े बदलवा दूँ। जुबीदा ने बराक को यारम की गोद से ले लिया और इसके कमरे की तरफ चली गई तो यारम भी आतिश के बताए हुए कमरे में चेंज करने के लिए बढ़ गया। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। सारी हवेली इस वक्त नींद में डूबी हुई थी। चारों पहर अंधेरे और सन्नाटे का राज था। इसी वक्त किसी की पुरस्रार आंखें चारों तरफ घूमकर इस घर का जायज़ा ले रही थीं। वो जो भी था स्याह लिबास में मलबूस था। इसने नीचे खड़े होकर एक नज़र फर्स्ट फ्लोर की खुली हुई खिड़की पे डाली और अगले ही पल बिना आवाज़ पैदा किए इसने लकड़ी की सीढ़ी उठाई और खिड़की के साथ जाने वाली दीवार के साथ लगाई। अब वो आहिस्तगी से मजबूत कदम जमाते हुए लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। खिड़की के पास जाकर वो बिना किसी भी किस्म की आहट पैदा किए कमरे में कूद गया। वो चंद लम्हों में अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो चुका था। कमरा मौसम के मुताबिक काफ़ी गर्म था। हीटर की वजह से वरना बाहर तो हर तरफ ठंडक फैली हुई थी। इसने देखा इसकी दोनों नन्ही परियां सामने ही बीबी काट में गुलाबी कंबल सीने तक ओढ़े दुनिया जहान से बेखबर महवे इस्तराहत थीं, जबकि हादिया जो अभी आस और आवीज़ा को सुलाकर अपनी जगह पे लेटी ही थी और सोने की कोशिश कर रही थी, कमरे में किसी की मौजूदगी को महसूस कर रही थी, मगर डर के बास आंखें नहीं खोल पा रही थी। हाद ने देखा कि नाइट बल्ब की रोशनी में इसका चेहरा वाज़ेह नज़र आ रहा था। पलकें होले होले लर्ज रही थीं। वो आहिस्ता से चलता हुआ इसके करीब आ रुका। वो बालकुल इसकी आंखों के सामने थी जिसके लिए वो आया था। आप कब आए? हादिया ने इसके मखसूस कलोन की महक को महसूस किया तो झट आंखें खोल दें। और यहाँ कैसे पहुँचे? इसने अंदर से बंद दरवाजे को देखकर हैरांगी से इससे पूछा। आप तो मैके आकर अपने मासूम से शौहर को भूल ही गईं, तो मैंने सोचा क्यों ना ज़रा शादी से पहले छुप छुप कर मिलने वाला रोमांस करने की हसरत दिल में लिए ही ना रह जाएं। तभी चले आए अपनी गर्ल फ्रेंड से छुप छुप कर मिलने। वो अपनी पूरों से इसकी सतवां नाक दबाकर शरारत से बोला, आवा, तो मेरा बवाए फ्रेंड मिलने आया है मुझसे? वो मुस्कराई, जी बिल्कुल। वो इसकी शह रग सहलाने लगा। मेरा शौहर ना बड़ा जालिम है, इसने मुझे आपके साथ देख लिया तो न जाने क्या कर डाले। हादिया चेहरे पे परेशान कुन तासरात सजाए बोली, भूल जाओ शौहर को, बस ये याद रखो तुम्हारा दीवाना तुम्हें खिड़की से कूदकर मिलने आया है। इसकी कोई खातिर मदारात करो स्वीट हार्ट। वो लबों को फोक्स किए बोला, कहिए कैसी खातिर करूं? हादिया मुस्कराती हुई इसकी आंखों में देखती धीमी आवाज़ में आहस्तगी से बोल रही थी और साथ साथ हाथ बलूच के चेहरे पर अपनी नर्म व नाजुक उंगलियां फेर रही थी। हाय बलूचन साएं, सुना है ससुराल के कंबल में ठंड नहीं लगती। इतनी सर्दी में मिलने आया हूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए इस कंबल में। उंगली क्या पकड़ाई, आप तो बाजू खींचकर वाकई कंबल होते जा रहे हैं।
हाथ बलूच हादिया का नाजुक सा हाथ थाम कर अपने लबों से लगाता हुआ लहजे में बेहद मोहब्बत लिए बोल रहा था। अपने चेहरे पर इसकी उंगलियों का नर्म लम्स इसे बहका रहा था। हादिया के यूं छूने की ये आदत इसे बहुत भाती थी। अगर बीवी खूबसूरत होने के साथ शरारती भी हो तो इससे मोहब्बत नहीं इश्क हो जाता है बलूचन साएं। अपनी निगाहें हनूज हाथ की आंखों में गाढ़े वो अभी भी हाथ बलूच के चेहरे पर हाथ फेर रही थी, जबकि हाथ इसकी खूबसूरत आंखों में देखता मोहब्बत भरे अंदाज में बोल रहा था। फिर बेइख्तियार इसके गुलाबी लबों पर झुका। कई लम्हे यूं ही सिरके थे। अब वो अपने लब हादिया की गर्दन पर रख चुका था, जबकि हादिया इसके वालहाना अंदाज पर सख्ती से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। दोनों की ही धड़कनों में इर्ताश बरपा था। मौजे नसीम, खुशबुए गुल, मुस्ती बहार, हर चीज़ मिलती है तेरी गर्दन के आसपास। वो इसकी गर्दन पे झुका, इसे अपने लम्स से महकाने लगा। कितनी सर्दी है ना, और मेरे पास कुछ भी नहीं, तो आओ एक दूसरे को ओढ़ लें हम। पे दर पे वो जसारतें करता हुआ इसे अपने हिसार में ले गया और खुमार आलूद आवाज़ में इसके कान के करीब सरगोशियाँ कर रहा था, जबकि हादिया इसकी बातें सुनकर मज़ीद खुद में सिमट गई थी। आंखें हनूज इसने मेची हुई थीं। पी पी प्लीज़। आंखें मूंदे वो मनमनाई थी, जबकि हाथ बलूच इसके सुर्ख चेहरे को एक नज़र देखता अपने उम्रते जज्बात पर काबू नहीं पा सका। सिसी और आतिश बलूच दोनों कचन में थे। ऐसा करता हूँ, बाहर से कुछ आर्डर कर देता हूँ। इसने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर कहा। नहीं नहीं, पहली बार मासा हमारे घर आए हैं, बाहर का खाना मंगवाएंगे तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं बनाती हूँ ना, जल्दी से। इसने जल्दी से चावल निकालकर इन्हें भगोते हुए कहा। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें अपना ख्याल रखना है, रेस्ट करना है, और बस बस कर लूँगी रेस्ट भी, आप इतनी फिक्र मत करें। वो फ्रिज में से चिकन निकाल कर सलीब पे रखते हुए बोली। आतिश बलूच, जो शर्ट के कफ फोल्ड किए इसकी तरफ आ रहा था, इसे पुष्ट से अपनी बाहों में भरकर इसके शाने पे अपनी ठोड़ी टिकाए सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। आपकी फ़िक्र नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे? ससी का चेहरा कुछ चूल्हे की तमाज़त से और कुछ इसकी कुर्बत पे दहक कर अनारी हुआ। आतिश ने नरमी से इसके मखमले रुखसारों को अपने लम्स से महकाया। आप ये मेरी मदद करवा रहे हैं? ससी चेहरा मोड़कर रूहानसी आवाज़ में बोली। ऐसा करते हुए इसके लब अपने आप आतिश बलूच की बियर्ड को हल्का सा छू गए। वो शर्म से पानी पानी हुई और नज़रें झुका गई। अब आप खुद ही ऐसा करेंगी तो कैसे काम चलेगा? वो शरारती नज़रों से इसकी तरफ देखते हुए जुमानी अंदाज में बोला। आप यहाँ से जाएंगे तो सारा काम हो जाएगा। इसने आतिश बलूच की तरफ देखे बिना इसे बाहर की तरफ धकेला। बैठो यहाँ। जर्श बलूच ने चुपचाप खड़ी हुई चाहत का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ वाले सोफे ही बिठाया। चाहत बेटा, क्यों किया तुमने ऐसा? एक बार मुझे बताया तो होता कि बात किया थी। किस वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? अपने इस शौहर को छोड़कर चली गई, जिसकी तवज्जो हासिल करने के लिए तुमने कितनी कोशिशें की थीं। आपको पता नहीं मम्मी, उन्होंने मुझसे मेरे भाई को छीन लिया था, इस भाई को जो मेरी ज़िंदगी था, जिसने मेरे लिए क्या क्या कुछ नहीं किया था। इसने अपने मुना से खाना निकाल कर मुझे खिलाया, खुद भूखे रहे, मगर मेरी हर ज़रूरत पूरी की। मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस होने नहीं दी। हमारी एक छोटी सी दुनिया थी, आपके बेटे ने इसे उजाड़ दिया। मम्मी, आप बताएं, अपने भाई के कातिल के साथ में एक ही छत तले रह सकती थी? कैसे मुआफ़ कर देती मेरे भाई का कत्ल इन्हें? मुझे मेरे भाई से अजीज़ कुछ भी नहीं, अपना प्यार भी नहीं। क्या आप मेरी जगह होते तो मुआफ़ कर देती इन्हें? वो इंतहाई करब ज़दा आवाज़ में बोली और साथ साथ ज़ार व क़ितार आंसू बहाए चली जा रही थी। एक मेहरबान हस्ती का सहारा मिलते ही वो एक बार फिर से टूट गई थी। इतना बड़ा इंकशाफ सुनकर जर्श बलूच भूंचका रह गईं। इनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इनकी बिगड़ती हुई सूरत देखकर चाहत इनकी तरफ देखा। क्या बात है मम्मी, बताएं ना। इसने सवालिया निगाहों से जर्श बलूच की तरफ देखा। चाहत बच्चे, मेरी बात सुनो, इसे मुआफ़ कर दो। उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद एक ही सांस में अपनी बात कह दी। इनकी बात सुनकर चाहत को बहुत बड़ा झटका लगा था। वो एकदम से उठकर खड़ी हो गई। इसके दिमाग की रगें तन गईं और चेहरे पर वहशत तारी हो गई थी। मैं इसके घर की रौनकें वापस लाना चाहती हूँ और तुम्हें पहले की तरह खुश देखना चाहती हूँ। अपने घर वापस चलो मेरे साथ।
उन्होंने इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा। वो जानती थीं कि वो हक पे थी, मगर यूं इसे इसके हाल पे तो नहीं छोड़ देना था। अब वो एक बच्चे की माँ थी, अपने बच्चे के लिए और इसकी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए था। इसे यही समझाने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन मम्मी, आप भी जानती हैं कि अब मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। नफ़रत करती हूँ मैं इनसे। मैं कैसे इनके साथ रह सकती हूँ? अपने भाई की मौत के ज़िम्मेदार इंसान का नाम सुनते ही मेरा खून खौलने लग जाता है। आप जानती नहीं कि क्या क्या था उन्होंने मेरे भाई के साथ। मैं नहीं भूल सकती वो अज़ियत, वो दर्द। प्लीज़। वो बहुत दुख और करब से बोल रही थी। इसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं। इसके पुराने ज़ख्म ताज़ा हो गए थे, जिसका दर्द इसकी आवाज़ और लहजे से झलक रहा था। जानी हूँ बेटा, लेकिन अल्लाह ताली भी तो अपने बंदों के गुनाह मुआफ़ कर देता है। तुम भी इसे मुआफ़ कर दो, अपने बेटे के लिए ही सही। उन्होंने दुखी से लहजे में कहा, सूरी मम्मी, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। आप मुझसे और जो कुछ मर्ज़ी मांग लें, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन ये हामी नहीं भर सकती मैं। जर्श बलूच इसके ज़िद्दी अंदाज पर गंग रह गई थीं। वो तो सोच रही थी कि चाहत इनकी बात मान जाएगी, लेकिन वो गलत थीं। अचानक इनके सीने में शदीद किस्म का दर्द उठा। वो अपने बाजू पे हाथ रखकर इस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगें, मगर दर्द हद से सिवा था। इनके चेहरे की रंगत जर्द पड़ने लगी तो चाहत के तो हाथ पांव फूलने लगे। इनकी हालत देखकर, भाई, ससी, इसने लहराकर सूफे पे गड़ती हुई जर्श बलूच के सर के नीचे हाथ रखते हुए आतिश बलूच और सिसी को आवाज़ लगाई। चाहत की झुंझलाई हुई परेशान कुन आवाज़ सुनकर सिसी और आतिश के साथ साथ यारम बलूच भी कमरे से बाहर भागा आया। क्या हुआ मासा? आच बलूच ने इनका गाल थपथपा कर पूछा। मासा? यारम ने देखा जर्श बलूच की आंखें बंद हो चुकी थीं। इसने एक भी लम्हा ज़ाये किए बगैर इन्हें अपनी मजबूत बाजुओं में भरकर बाहर की तरफ दौड़ लगाई। आतिश बलूच भी इनके पीछे बाहर निकला और जाकर गाड़ी में बैठा। फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। यारम ने इन्हें पिछली सीट पे लेटाते हुए इनका सर अपनी गोद में रख लिया। कुछ ही देर में वो अस्पताल पहुंच गए थे। डॉक्टर वहाज और डॉक्टर ज़ारा के साथ साथ रात की ड्यूटी वाले तमाम डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे। वो सब के सब हरकत में आ गए। उन्होंने जर्श बलूच को इमरजेंसी में ले जाकर इनका चेकअप शुरू कर दिया। यारम बलूच और आतिश बलूच दोनों कॉरिडोर में खड़े थे। वो दोनों ही अपनी माँ की हालत पे बहुत परेशान थे। इन दोनों को तो अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। दोनों का रोम रोम अपनी माँ की सेहत याबी के लिए दुआगो था। यारम बलूच खुद भी परेशान था और सामने खड़े आतिश बलूच की बेचैनी और बेकरारी भी देख रहा था। वो चलता हुआ इसके पास आया और इसको तसल्ली देने लगा। आतिश, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा हमारी मासा को। भाई, आप दुआ करें कि इन्हें कुछ ना हो। इसने यारम के हाथों को थाम कर इससे इल्तिजाया अंदाज में गमगीन सी आवाज़ में कहा। दर्द की शिद्दत से इसका अपना सर भी फटने वाला था और इसकी आंखें छलकने को तैयार थीं, लेकिन फिर भी वो बड़े ज़ब्त से खड़ा था। यारम बलूच ने आतिश को अपने गले से लगाया तो दोनों एक दूसरे के साथ लगे अपना गम बांटने लगे। वहाज ने यारम को भी अपने साथ ICU में आने का कहा। वो चाहे खुद स्पेशलिस्ट था, मगर अपनी माँ को ट्रीट करना इसके बस से बाहर था। इसने डॉक्टर वहाज को मना कर दिया था। वो दोनों काफ़ी देर से कॉरिडोर में टहलते हुए डॉक्टर्स के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी इमरजेंसी का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर वहाज बाहर आए। आतिश बलूच दौड़कर इनके पास गया और बड़ी बेताबी से इनसे इस्तफसार किया। डॉक्टर, मेरी मासा, अब कैसी तबीयत है इनकी? प्लीज़ बताएं। आपकी मदर को माइनर हार्ट अटैक आया है, मगर अब वो ठीक हैं। उन्होंने अपने मखसूस धीमे अंदाज में इसको बताया और इसके कुंधे को थपथपा कर इसको तसल्ली भी दी। क्या मैं अपनी मासा से मिल सकता हूँ? इसने बड़ी बेताबी से पूछा। नहीं, अभी नहीं, कुछ देर के बाद। उन्होंने इसकी बेताबी देखकर कहा। लेकिन क्यों अभी, क्यों नहीं? इसने गुस्से से झुंझला कर पूछा और सवालिया अंदाज में डॉक्टर वहाज की तरफ देखा। अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन हैं और हाँ, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा इनको किसी भी किस्म की कोई परेशानी न हो और ना ही वो कोई स्ट्रेस लें प्लीज़, वरना इनके लिए ख़तरा बढ़ जाएगा। पहले ही कोई स्ट्रेस लेने की वजह से इनका ये हाल हुआ है।
उन्होंने तफसील से आतिश को जर्श बलूच की कंडीशन बताई और यारम बलूच के शाने पे हाथ रखते हुए वहाँ से वार्ड में मौजूद पेशेंट को देखने चले गए। कुछ घंटों बाद, आओ आतिश मेरे साथ, मासा को प्राइवेट रूम में मुंतकिल कर दिया गया है, वहाँ चलकर इनसे मिलते हैं। वो यारम की बात सुनकर जल्दी से रूम की तरफ दौड़ा, मगर वो अभी भी होश में नहीं थी। चाहत से घर में रुका नहीं गया तो जुबीदा इसकी बेचैनी देखकर इसे अपने साथ अस्पताल ले आए। आतिश और यारम बाहर कॉरिडोर में थे, जुबीदा वहीं रुक गई। इनके पास चाहत जर्श बलूच के रूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, सामने जर्श बलूच बस्तर पर बेसुध सी पड़ी हुई थीं। वो चंद घंटों में ही सदियों की बीमार लग रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इनके पास आ गई और इनके पास बैठकर इनके हाथों को पकड़कर चूमने लग गई और साथ में इनसे बातें भी करने लगी। मम्मी, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मैं आपकी हर बात मानूंगी। प्लीज़ आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं। आपने ही मुझे माँ नामी रिश्ते का एहसास करवाया, मुझे ज़माने की ऊंच नीच सिखाई, मुझे बेगरज प्यार दिया। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी। अपने हाथों पर आंसुओं की नमी महसूस करके जर्श बलूच की आंखों में जुनबिश हुई। चाह, उन्होंने आहिस्ता से चाहत को पुकारा। चाहत। चाहत ने इनकी आवाज़ सुनकर जल्दी से इनकी तरफ डबडबाई आंखों से देखा। आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर दें। आपको दुख देने के लिए मैं आपकी हर बात मानूंगी, इसने भराई हुई आवाज़ में कहा। चाह, अब मैं ठीक हूँ, बस तुम मेरे साथ घर चलो। उन्होंने बस इतना ही कहा और ख़ामोश हो गईं। लेकिन मम्मी, मेरी एक बात तो, इसने कुछ कहना चाहा तो जर्श बलूच ने इसको इशारे से मज़ीद बोलने से मना कर दिया और घर चलने को कहा। मैं ठीक हूँ, चाहत तुमने घर जाने के लिए हाँ कर दी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। वो हल्का सा मुस्करा कर बोले, ठीक है मम्मी। इसने हाँ तो कर दी थी, मगर अपने दुखों और तकालीफ को अपने अंदर ही दफन कर दिया था और अब वो वही कर रही थी जो जर्श बलूच इससे चाहती थी। दूसरी तरफ इसे यारम बलूच के इरादों से भी डर लगने लगा था, कहीं वो वाकई बराक को इससे छीन ना ले। अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।